बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, हिंदू शवों का अंतिम संस्कार कर रहे मुस्लिम युवक एवं उनकी टीम विगत 1 साल से कोरोना संक्रमित मृतकों का कर रही है अंतिम संस्कार। हिंदू रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर करते हैं अंतिम संस्कार। वारासिवनी में नहीं खुल सका कोविड सेंटर के लिए युवा समाज सेवी करेंगे अनशन। 15 दिन बाद भी कोविड सेंटर पर कोई विचार नहीं, सभी के सहयोग से तैयार किया गया है कोविड सेंटर। जिले में 7 मई तक के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना कर्फ्यू के जारी किए आदेश। जिले की सीमाएं रहेंगी सील, आवागमन रहेगा प्रतिबंधित। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख लिया गया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना आपदा में मानवता और भाईचारे की मिसाल भी सामने आ रही है। हिंदू और मुसलमानों का भेद तोड़कर लोग एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बालाघाट से सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है, जहां सोहेल और उनकी टीम पिछले 1 साल से, जब से कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ है, हिंदू शवों का शमशान घाट में ही रहकर अंतिम संस्कार कर रही है। हालांकि इस दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं जब परिवार के लोग शव को छोड़कर चले जाते हैं। उस सूरत में भी हिंदू रीति रिवाजों का ध्यान रखकर ये मुस्लिम युवा बखूबी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। यह तस्वीरें बालाघाट के मोक्ष धाम की है, जहां कोरोना से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मुस्लिम युवक कर रहे हैं। इस टीम में 1-2 युवक हिंदू भी हैं। पिछले 1 साल से एक टीम लगातार संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार कर रही है। कहने को तो इन्हें इसके लिए नगरपालिका से मामूली पगार मिलती है, लेकिन पगार से कहीं ऊपर सेवा की भावना और मन में सांप्रदायिक सद्भाव इनके काम में झलकता है। मामले में सोहेल खान ने बताया कि पिछले 1 साल से हम यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया कि परिवार के लोग शवों को फेंक गए, जिनका हमने निस्वार्थ भाव से अपने पास से खर्च कर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। कितने दिनों से ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करवा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से मैं और मेरी टीम यहाँ पर अंतिम संस्कार का काम कर रही है। आपको किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? जी यहाँ पर परिजन जो है बॉडी को छोड़ के कई बार ऐसा होता है भाग जाते हैं, तो उनका भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरी सुरक्षा के साथ निस्वार्थ और निःशुल्क हम करते हैं। सर्वधर्म सद्भाव हमारी मूल भावना का हिस्सा रहा है और इसे ही चरितार्थ कर रहे हैं। यह युवा जो जाति बिरादरी का भेद और धार्मिक रीति रिवाजों का अंतर भुलाकर बालाघाट के जागपुर घाट में पिछले 1 साल से शवों का अंतिम संस्कार एक साथ करते आ रहे हैं। इनकी इस सेवा से मृतकों का परिवार भी अभिभूत है। वहीं मामले में मृतक के परिजन तिवारी ने बताया कि निस्वार्थ भाव से युवक मृतकों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मेरे परिजन की मौत आज सुबह ही हुई है। पिछले 3 घंटों से मैं यहाँ हूँ। यह बहुत ही पवित्र कार्य कर रहे हैं। भगवान इन्हें खूब आशीर्वाद देगा। संस्कार के लिए किसी ने पैसे की मांग नहीं किया। हम लोग करीब 3 घंटे से यहाँ आए हैं। हमारी भी बॉडी आने वाली थी और हमारे सामने यहाँ करीब 7-8 बॉडी पहले जली। कि बहुत इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो लड़के जो यहाँ अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है कि वो पैसे मांगते हैं तो निराधार है। भगवान उनको खूब आशीर्वाद देगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद।
हम समाज व्यवस्था के उदाहरण दिखते हैं, जहां जाति का भेद, वर्ण की व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों का अंतर पाट कर भी कुछ लोग मानवता को ही अपनी जाति और धर्म मानते हैं। तब लगता है कि हिंदू और मुसलमान वाली बातें सिर्फ हमारे जहन में भरी गई हैं। ज़मीनी हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। जब तक समाज में ऐसी नज़ीरें पेश होती रहेंगी, हमारी एकता पर किसी की नज़र नहीं लग सकती। वाराणसी में कोविड सेंटर खोलने की हर संभव प्रयास हुए, लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाए कि कोरोना के इस भयावह दौर में समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोविड सेंटर नहीं खुल पाया है, जिसको लेकर विधायक प्रदीप जायसवाल बीते दिनों नाराजगी जता चुके हैं, जबकि अब समाजसेवी भी खासे आक्रोशित हैं और कोविड सेंटर बनाने के लिए अब आमरण अनशन किया जाएगा। वाराणसी में कोविड सेंटर खोलने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने गंभीरता दिखाते हुए मानवता की रक्षा के लिए दान भी दिया, जिससे कई उपकरण खरीदे भी गए, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से यहां कोविड सेंटर नहीं खोला जा सका। इसी को लेकर बीते दिनों विधायक प्रदीप जायसवाल ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कड़े शब्द कहे थे, जबकि इसी मसले पर अब सामाजिक संस्थाएं भी मुखर हैं। वाराणसी के युवा समाजसेवी सुनील जैन अब कोविड सेंटर को लेकर अनशन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोविड सेंटर प्रारंभ नहीं किया गया, जबकि दूसरी ओर कोरोना संक्रमित इलाज के अभाव में दम तोड़ रही हैं। प्रशासनिक तौर पर कोविड सेंटर खोलने टाल मटोल की जा रही है। इसी को लेकर अब वे अनशन करेंगे और जब तक कोविड सेंटर नहीं खुलता तब तक यह अनशन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि वाराणसी के अंबेडकर भवन में कोविड सेंटर खोलने सभी तैयारियां की जा चुकी थीं, लेकिन कोविड सेंटर नहीं खोला गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं का मानना है कि वाराणसी, खैरलांजी और कटंगी इन तीनों ही ब्लॉक के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए यहां कोविड सेंटर खोला जाना जरूरी था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में क्या है, गत 15 दिनों से हम ये वाराणसी नगर स्थित अंबेडकर भवन में कोविड केयर सेंटर अतिशीघ्र प्रारंभ होगा ऐसा सुनते आ रहे हैं, और आज 15 दिन होने के बावजूद भी यह कोविड सेंटर अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया। और इसके प्रारंभ नहीं होने से दिन प्रतिदिन जो वाराणसी सेफ जोन में था, आज वो रेड जोन में आ गया। 5-10 अकाल मृत्यु हमारे यहाँ प्रतिदिन हो रही है। इसलिए हमारा शासन से अनुरोध है कि अब एक समय सीमा तय करें। आप प्रतिदिन बोल रहे हैं आज होगा कल होगा, अब ये नहीं, अब एक सीमित समय सीमा के भीतर यह अंबेडकर भवन प्रारंभ होना चाहिए कोविड केयर सेंटर, ताकि लोगों को उपचार तो मिल सके। और लोगों को जो उपचार नहीं हो पा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि खैरलांजी, वाराणसी, कटंगी ये 3-3 विधानसभा क्षेत्रों का और 3-3 ब्लॉक स्तर का यह केंद्र है। ऐसी जगह पर यदि इतना समय लगेगा तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए। विगत दिनों भी कुछ अधिकारियों ने यहाँ पे, कलेक्टर महोदय ने भी यहाँ पे निरीक्षण किया, तो उसके बाद भी कोई स्थिति ऐसी नहीं बन पाई है। विगत दिनों जब मुझे पता चला कि जिला प्रशासन इस कोविड केयर सेंटर को प्रारंभ करने में सहयोग नहीं कर रहा है, तब मेरे द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्रीमान इकबाल सिंह बैस IAS को वाराणसी की वस्तुस्थिति बताई गई, जिसके तारतम्य में दूसरे दिन कलेक्टर बालाघाट यहाँ आए। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि अतिशीघ्र हम इसको प्रारंभ कर देंगे, पर आज वो उनके दौरे के बाद भी आज 4 दिन हो गए हैं और आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हो पाया। और ऐसे में प्रतिदिन हम किसी न किसी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती तो खोते जा रहे हैं। अभी हमारे शिक्षाविद सुनील बोकड़े जी चले गए, अभी हमारे बीच में नगर पालिका का एक व्यक्ति चला गया, तो ऐसे कितने लोग अकाल मृत्यु के ग्रास बनेंगे। आपका नाम? सुनील कुमार जैन। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले के संपूर्ण राजस्व सीमाओं में 30 अप्रैल मध्यरात्रि तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू को 7 मई को मध्यरात्रि तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू घोषित होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी और किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय व संस्थाएं बंद रहेंगी। केवल आवश्यक सेवाएं वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिंग संस्थान, ATM, डाक सेवाएं इससे मुक्त रहेंगी। मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शासकीय उचित मूल्य दुकान, दूध विक्रेता को छोड़कर शेष व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में लगने वाले समस्त हाट बाजार, पट प्रतियोगिता एवं अन्य सार्वजनिक समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। यात्री बसों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन सेवाओं वाले कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रायोजन से इस अवधि में प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों में टीका लगवाने के लिए आने जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय निकायों की समस्त आवश्यक सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मीडिया प्रतिनिधियों को अपने परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। घर घर जाकर दूध एवं समाचार वितरण करने वालों को प्रातः 6 से 9 बजे तक अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों एवं जिलों से मालवाहक तथा आवश्यक सेवाओं का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। थोक फल एवं सब्जी मंडी केवल नगरपालिका में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए प्रातः 4 से 8 बजे तक खुली रहेंगी। हाट ठेला, सब्जी व फल व्यापारी प्रातः 6 से दोपहर 12 बजे तक मोहल्ले में जाकर सब्जी व फल का विक्रय कर सकेंगे। राशन किराना की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिलीवरी बॉय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। राज्य मार्ग पर लगे ढाबे एवं टायर पंचर की दुकानें चालू रहेंगी। यह आदेश 7 मई को मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। जिले में कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरासी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपने चिकित्सकों को कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए निर्धारित कर रखा है, जिसके चलते जिला चिकित्सालय के अन्य ओपीडी में आने वाले मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। वहीं इन दिनों खांसी परेशानी ट्रामा सेंटर में पहुंच रही प्रसूताओं को उठानी पड़ रही है, जो कि इलाज के अभाव में परेशान होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ ऐसा ही मामला 27 अप्रैल की देर रात्रि में ट्रामा सेंटर से सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम समनापुर नेवरगांव निवासी मुनेश उइके अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर विगत 4 दिनों से जिले के ट्रामा सेंटर में पहुंचा है, लेकिन अब तक गर्भवती पत्नी को उपचार नहीं होने से वह खासा निराश है। जानकारी के अनुसार उक्त प्रसूता महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले के ट्रामा में तैनात महिला चिकित्सकों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया है। मुकेश की माने तो उसकी पत्नी की डिलीवरी की डेट 25 अप्रैल दी गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब महिला चिकित्सकों के द्वारा उसकी पत्नी का सीजर नहीं किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों सहित जिले के मुखिया कलेक्टर दीपक आर्य से भी चर्चा की, लेकिन मात्र आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। मुकेश की माने तो ट्रामा सेंटर की महिला चिकित्सकों के द्वारा उन पर अपनी पत्नी को छिंदवाड़ा या जबलपुर ले जाए जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान मुनेश उइके ने बीटीवी से चर्चा के दौरान कहा कि जब बालाघाट जिला मुख्यालय के इतने बड़े चिकित्सालय में उनकी पत्नी का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो संभाग स्तरीय चिकित्सालय में कैसे हो सकता है? वहां तो उनकी कोई पहचान भी नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रामा सेंटर में कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है, लेकिन सीजर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ट्रामा सेंटर में लगभग 4 मामले ऐसे ही हैं, जिसके बाद उन्होंने मामले में कलेक्टर दीपक आर्य से चर्चा की है, जिन्होंने उन्हें जिले में ही सीजर कराने का आश्वासन दिया है। सर हम 2 दिन से आए, हमारी सीजर है, सेकंड सीजर, कोविड पाया गया है। कोविड पाया गया है। डिलीवरी की डेट कब की? जी 25 की 25 की। तो क्या समस्या जा रही? सर समस्या ये है कि यहाँ पर नहीं हो सक रहा है, यानी सीजर नहीं हो रहा है यहाँ पर। कोविड वाले नहीं हो रहा है, कोविड वाले का नहीं हो रहा है यहाँ। क्या ऐसा किन्ने बोला? सर यहाँ पर मैम बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं हो सक रहा है। डॉक्टर बोल रहे? जी। तो फिर कब बोले हमने ऐसा कि नहीं हो पाएगा? जी आज हमारा ब्लड ग्रुप का जो आने वाला था, उन्हें बोले कि आ जाएगा, उसके बाद रिफर कर देंगे। आज कलेक्टर साहब को भी लगाए थे फ़ोन हमने, तो सर ऑफिस से फ़ोन आया था, उनने बोले कि यहाँ पर नहीं हो सकता, बोले कि रिफ़र कर दो जबलपुर या छिंदवाड़ा। सर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम छिंदवाड़ा में करवा लेंगे, पर वो बोल रहे हैं कि 2 दिन में हो जाएगा। पर जैसे अपन बालाघाट ज़िले में यहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ पर संभाग में कैसा होगा जबलपुर में, यही बोल रहा हूँ, हमारा ये कहना है। और यहाँ जो कोविड में नॉर्मल हो रहा है, उनको हाथ पकड़ रहे हैं, है ना, उनका नॉर्मल करवा रहे कोविड वाले का भी, जो सीजर वाले का क्यों नहीं हो रहा कोविड में? तो अभी अब आप लोग कैसा करेंगे? सर यही समस्या है हमारी कि कलेक्टर महोदय से कि हमारा कुछ उद्धार करें यहाँ, और सब गरीबों को ये सीजर हो रहे।
और अब जैसे हम जैसे अभी कितने कोविड वाले अंदर पेशेंट है जिनकी डिलीवरी है? जी सर, हमारे यहाँ 4 पेशेंट हैं, यहाँ 4 या 5 पेशेंट हैं। 4 या 5 पेशेंट है तो हाँ। किसी भी पेशेंट का नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, सीजन में कोई नहीं हो रहा है। मतलब कोविड वाले जो सीजर है वो नहीं हो नहीं हो रहा है, यानी बाहर यानी जबलपुर गोंदिया, ये तो छिंदवाड़ा, वहाँ लिख के दे देंगे बोले और आपका करवा देंगे, वो 2 दिन में हो जाएगा। पर यहाँ हमको बालाघाट ज़िले में यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ क्या होएगा जी? वहाँ तो संभाग है, यानी जिलों का कहीं आते हैं। तो अभी तो किसी से बात हुई तो आपका ऐसा आश्वासन दिया गया? कि आश्वासन करेंगे? कलेक्टर महोदय जी बोले भी हमसे कि बोले उन्हें करा देंगे, यही है बस आश्वासन है सर, करा देंगे बोले। ठीक है। क्या बता दें कि कोरोना वायरस फैलने के डर से और कई तरह की सावधानियों को देखते हुए डॉक्टर अब ऑपरेशन करने की बजाय नॉर्मल डिलीवरी पर ज़्यादा जोर दे रही हैं। इसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी में कमी देखी जा रही है। हालांकि इसकी वजह से कुछ मरीजों को तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए टीकाकरण प्रारंभ हो जाएगा, जिसके लिए पंजीयन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। बालाघाट जिले में प्रतिदिन 2000 टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 12,000 वैक्सीन की डोज मिलने जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वयस्कों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा पंजीयन करवाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोविन पोर्टल पर इसके लिए बुधवार से पंजीयन प्रारंभ हो गए। हालांकि पहले दिन पंजीयन को लेकर वेबसाइट क्रैश होने की जानकारी लगी, जिसमें OTP मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बालाघाट जिले में 13,270 वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। वहीं 12,000 डोज 1-2 दिन मिलने की बात कही जा रही है, जिससे 1 मई से टीकाकरण अभियान तेज किए जाने की जानकारी मिली। बताया गया कि 1 मई से बालाघाट जिले के 4 सेंटरों में वैक्सीनेशन होगा, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन पहले की तरह ही चलता रहेगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बालाघाट, लांजी, बैहर एवं वारासिवनी में सेंटर बनाए गए हैं, जबकि PG कॉलेज बालाघाट में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा, जो शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगा। जिले में टीकाकरण के लिए प्रतिदिन 2000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। यह भी सच है कि बीते कुछ दिनों से लॉकडाउन प्रभावी होने के दौरान टीकाकरण में काफ़ी कमी आई है, जबकि इसी अवधि में 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव भी मनाया गया। टीकाकरण को लेकर अधिकारियों का दावा है कि 40% लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए इस अवधि में 39,000 डोज लगाई गई और 98% का लक्ष्य हासिल किया गया है। हालांकि टीकाकरण को लेकर आंकड़ों को लेकर गौर किया जाए तो वर्तमान में टीकाकरण को लेकर गिरावट आई है। अपेक्षा जताई गई है कि अब 1 मई से प्रारंभ होने वाले वैक्सीनेशन में इसकी गति बढ़ेगी। बुधवार 28 अप्रैल को जिले के 78 टीकाकरण केंद्रों में 1092 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। वहीं अब तक जिले में 1,87,387 लोगों को जीवन रक्षक डोज दी गई है, जिसमें 1,64,186 को पहली तथा 23,201 को दूसरी डोज दी गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है, उन्हें लक्षण समाप्ति के 4 से 6 सप्ताह के भीतर वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा, जबकि संदिग्धों को लेकर भी यही कुछ नियम निर्धारित हैं, जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसमें यह है कि निर्देश तो नए नहीं, निर्देश पहले से ही है। यदि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने के बाद उसकी जब निगेटिव रिपोर्ट आती है, निगेटिव रिपोर्ट के 14 दिन बाद उसे वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से फ़ायदा ये है कि जब उससे दोनों डोज वैक्सीनेशन के हो जाएंगे तो उसके शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाएगी, जिससे भविष्य में उसको पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव होता भी है तो उसके साथ कुछ ऐसा सीरियसनेस नहीं होती। अभी यदि हम देखा जाए तो हम मेरा सभी आपके माध्यम से सभी जितने भी यहाँ है निवासी उनसे निवेदन है कि अपना वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार अवश्य कराएं। और जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है वो पॉजिटिव आने के बाद उसकी जैसे निगेटिव रिपोर्ट आती है और निगेटिव रिपोर्ट आने के 14 दिन बाद वैक्सीनेशन का लाभ जरूर लें। और वैक्सीनेशन को लेते जितनी भी भ्रांतियाँ हैं सब मिथ्या है। वैक्सीनेशन के अपने अलग फ़ायदे हैं। वैक्सीनेशन के बाद पॉजिटिव व्यक्ति जरूर आ रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति का दोनों डोज लग चुका है और अभी कुछ मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से राज्य स्तर से हमारे पास जो आंकड़े आए हैं
उसमें कुछ यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति ने दोनों डोज अपना वैक्सीन लगा लिया है और यदि उसके बाद भी वो पॉजिटिव आया है तो होम आइसोलेशन में वो ठीक हो रहा है, उसे किसी प्रकार की ऑक्सीजन की या और हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए पंजीयन प्रक्रिया के तहत टीकाकरण किया जाना है, जिसके लिए उन्हें स्वयं कोविन पोर्टल में पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद दी गई तिथि पर सेंटर पहुंचकर वैक्सीन की डोज लगाई जा सकती है। 18+ to 45 का जो वैक्सीनेशन चालू हो रहा है, इसलिए राज्य स्तर से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उस अनुसार जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल में हमें वैक्सीनेशन सेंटर बनाना है। और इस प्रकार से हमारे पास जिला अस्पताल बालाघाट, सिविल अस्पताल वाराणसी में लांजी भैया, ऐसे हमारे 4 सेंटर 18 से 44 के लिए बन रहे हैं। और जो पूर्व में जो हमारे सेंटर चालू थे वो एबो 45 के लिए वो यथावत रहे थे। कितने डोज हैं सर उपलब्ध? अभी हमारे पास जिले में 13,270 डोज उपलब्ध है और आने वाले 1-2 दिन में हमें 12,000 डोज फिर से प्राप्त हो रही है। तो वैक्सीन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और जब से हमारा वैक्सीनेशन चालू हुआ है वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमें मिलते रही है। ये वैक्सीनेशन को लेकर जो 18+ है उसके लिए एक नियम बनाए गए हैं, क्या नियम है? वैक्सीनेशन को लेते ये है कि 18+ जो है उन्हें अपने मोबाइल से ऐप के माध्यम से पंजीयन कराना अति आवश्यक है। पहले ये था कि जो व्यक्ति अपने मोबाइल से पंजीयन नहीं करा रहा था वो ऑन द स्पॉट उसका पंजीयन हो जा रहा था और पंजीयन के बाद वेरीफाई और वैक्सीनेट हो रहा था। अब 18+ में ये है कि व्यक्ति तो स्वयं अपने मोबाइल से पंजीयन कराना है। जो हमारा निर्धारित उस दिन का टारगेट है उस टारगेट के ऊपर का पंजीयन सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है और फिर उसको नेक्स्ट डेट दे रहा है। तो जिस व्यक्ति को जो डेट मिली थी वो जो समय मिले था उस डेट और समय में आके अपना वैक्सीनेशन कराना है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए सामाजिक संस्थाओं की पहल सराहनीय है, जिसमें संस्थाओं के द्वारा कोविड सेंटर विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रानी अवंतीबाई कोविड हॉस्पिटल गायखुरी में स्थापित किया गया है। बुधवार को राज्य मंत्री कावरे ने यहां निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के हालात में मदद करने के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा पहल की जा रही है। इसके पूर्व भी कुछ सामाजिक संस्थाएं इसी प्रकार आगे आई हैं, जबकि अब लोधी समाज के द्वारा गायखुरी में रानी अवंती कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। बताया गया कि यहां 50 बेड का अस्पताल बनाया जाना है और वर्तमान में 15 बेड तैयार किए जा चुके हैं। यहां मरीजों की सुविधा के लिए ऑक्सीजन युक्त 50 बेड, आईसीयू के 20 बेड तथा 30 सामान्य बेड बनाए जाने की कार्य योजना है। मरीजों की देखरेख के लिए यहां 6 डॉक्टर्स एवं 30 नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध रहने की जानकारी दी गई। रानी अवंती कोविड हॉस्पिटल की तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बुधवार को यहां पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां तैयारियों को लेकर लोधी समाज की सराहना की और कोरोना महामारी को लेकर एक साथ लड़ने की बात कही। उन्होंने बताया कि हमने आग्रह किया था कि युवा चिकित्सकों को आगे आने का समय है और मानवता का परिचय देना होगा, जिसमें लोधी समाज ने भवन उपलब्ध कराया है। यहाँ ऑक्सीजन एवं आइसोलेट होने की सुविधा रहेगी। हम सब लोग बालाघाट जिले के स्वास्थ्य सुविधा के विषय में चिंतन कर रहे हैं और हमारे चिकित्सकों ने, हमारे बालाघाट जिले के नौजवान डॉक्टर्सों ने बालाघाट जिले की चिंता की। मैंने आग्रह किया था हमारे बालाघाट जिले के नौजवान चिकित्सकों से कि बालाघाट जिले के लोगों को हम अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सके। उसके लिए हम सब लोगों को चिंता करना पड़ेगा। हमारी जवाबदारी है, मानवता का परिचय देना पड़ेगा। मैं आज प्रसन्न हूं कि मेरे बालाघाट जिले के लगभग 7-8 हमारे चिकित्सक हैं। डॉक्टर गणवीर साहब के नेतृत्व में हमारे सभी चिकित्सक यहाँ पर काम कर रहे हैं और रानी अवंतीबाई ये परिसर है और मैं लोधी समाज के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे समय में उन्होंने अपना भवन यहाँ पर हमें उपलब्ध कराया और हमारे चिकित्सकों ने उस भवन में अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज देखने आया था कि क्या तैयारी है। मुझे देखने को मिला कि लगभग 10 बेड का ऑक्सीजन रहित तैयार है और जितना जल्दी ये लोग तैयार करके हमारे लोगों को सुख सुविधा दे सके उसकी चिंता भी कर रहे हैं। एक मानवता का परिचय देने के लिए हमारे चिकित्सकों ने एक नया यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। आइसोलेट की व्यवस्था के साथ साथ ऑक्सीजन रहित ये सारी चीज़ की भी चिंता करेंगे और सारी सुविधा, इनका खुद का सिलेंडर है, सब कुछ इनका रहेगा। जो
प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने अपने लिए तैयार किया है, मतलब बालाघाट जिले की जनता के लिए तैयार किया है। आपका प्राइवेट सेक्टर के लिए जो आपने तैयार किया उसके लिए मैं आप सब लोगों को साधुवाद भी देना चाहता हूँ। डॉक्टर अजीत गणवीर ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की सुविधा के लिए रानी अवंती कोविड अस्पताल बनाया गया है। यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की समुचित सुरक्षा की दृष्टि से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम कार्य करेगी। संचालित कर रहा हूँ और वर्तमान की कोविड-19 बीमारी की जो महामारी चारों तरफ फैली हुई है, इस अवस्था में हर कोई पैनिक हो रहा है। आपके अपने खुद के लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उन लोगों को पलंग नहीं मिल रहा है। मैं खुद अपने डॉक्टर्स को फ़ोन लगाता हूँ, दोस्तों को, कि भैया हमारा मरीज बीमार है, आपके यहाँ पलंग मिलेगा था। बहुत ही प्यार से नहीं बोल करके 4-4 दिन वेट करना पड़ता। इसलिए मुझे लगा कि अब हमें भी इस महामारी से निपटने के लिए सामने आना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। इसलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टरों के साथ मिलकर के डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्लारे, विक्की खोबरागड़े, डॉक्टर श्याम सुंदर पिछोड़े, हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं एक अच्छा सा 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जाए, जहां पर मरीजों को कम से कम हम अपना पूरा अच्छा बेस्ट देकर के जितने मरीज बचा सके। इस भावना के साथ इस हॉस्पिटल की स्थापना कर करके आज कल से हम इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।